बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। क्या ईरान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स हासिल कर लिए हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स के ज़रिए इन जहाज़ों में कोई फ़नी ख़राबी क्रिएट की गई है, क्योंकि इन जहाज़ों की जो हिस्ट्री है 60 साल से ये अमेरिका के पास इन सर्विस हैं और इन जहाज़ों का सिर्फ एक क्रैश जो है वो आज तक रिपोर्ट हुआ था इस जंग के आगाज़ से पहले। 2013 में गालिबन जो है वो किर्गिज़ रिपब्लिक में ये एक जहाज़ क्रैश किया था जो KC-135 स्ट्रैटो टैंकर है। उसके बाद इस जंग के आगाज़ से अब तक ये तीसरा या मुबैना तौर पर चौथा क्रैश जो है वो सामने आ रहा है। 2 का तो कंफर्म उसी दिन हो गया था, 6 अमरीकी फ़ौजी भी उसमें मारे गए। इराक के ऊपर 2 स्ट्रैटो टैंकर्स वो आपस में टकरा गए। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत मुख्तलिफ हुआ और एक बहस खुल गई कि क्या ईरान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, और अगर किए हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास कहाँ से आई, क्या चाइना बैकएंड के ऊपर रहते हुए इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस तमाम मामले में कि जब हैरानकुन बात यह है कि फुजैरा में हमला जो है वो होता है ईरान की तरफ से, और फिर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर भी ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, जिसको सैंडकॉम डिनाई कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ तफसीलात आ रही हैं कि एक जहाज़ जो गालिबन जिसको एस्कोर्ट करने का मंसूबा था वो फ्रेंच वेसल था, लेकिन उसके ऊपर झंडा जो है वो अमेरिका का लगा हुआ था। गालिबन वो हिट हुआ है। अभी इस वक्त ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट सूरत हाल में मौजूद नहीं है, लेकिन हमला तो ईरान की तरफ से किया गया। स्पीड बोट्स को फिर तबाह किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसको सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हैरानकुन तौर पर करार नहीं दिया गया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये तो बस जो है वो कुछ अनरिलेटेड नेशंस हैं उनके ऊपर फायर किया गया, और हमने 6 या 7 छोटी कश्तियां जो हैं वो ईरान की इसमें तबाह कर दी हैं। और इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जंग के आगाज़ से पहले रोज़ाना की बुनियाद पर लगभग 110 से 150 के दरमियान 150 के लगभग जो है वो ट्रैफिक, मैरीटाइम ट्रैफिक यहाँ पर रिकॉर्ड होती थी। यहाँ से वेसल्स गुजरते थे, तेल बरदार जहाज़ गुजरते थे। फिर इस जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के बाद वो मुकम्मल तौर पर थम गया, और फिर अमेरिका ने दुनिया की मुबैना तौर पर सबसे ताकतवर लेकिन कंफर्म यह है कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मिलिट्री, सबसे महंगी फौज ने यह दावा किया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हम इन जहाज़ों को यहाँ से निकाल लेंगे, जिनकी तादाद 1500 से 2000 के दरमियान है। कि लगभग 1500 से 2000 जहाज़ इस वक्त फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में, और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ने जो बंदिश लगाई है उसकी वजह से ये वहाँ से सेल नहीं कर सकते। अमेरिका बहादुर ने कहा कि हम इनको निकाल लेंगे, और इस प्रोजेक्ट के पहले दिन फायरिंग भी होती है, UAE के ऊपर हमला भी होता है, अमेरिकन वेसल्स के ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं। वो लगे नहीं लगे इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन ये सब कुछ ईरान की तरफ से किया जाता है। और अमेरिका जिसने कहा था कि हम फोर्सफुली इससे डील करेंगे, वो ये दावा करता है सिर्फ कि हमने 2 जहाज़ जो हैं वो एस्कोर्ट कर लिए हैं कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ से। लेकिन हैरानकुन तौर पर ईरान जो है वो इसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहा है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, और पासदाराने इनकलाब ने इसके हवाले से बड़ी सख्त वार्निंग्स जारी की। अब जब माहिरीन के आप और मुख्तलिफ जो इस वक्त ग्रुप्स उन्होंने इसके हवाले से लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरेशिया ग्रुप है, ये दुनिया की टॉप जियोपॉलिटिकल रिस्क फर्म्स में से एक फर्म है। इसने पीर को एक रिपोर्ट शाया की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका का ये मंसूबा है प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि हम ईरान के साथ डील होती है नहीं होती, हम एक नया रास्ता क्रिएट कर देते हैं और हम इन जहाज़ों को निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये मंसूबा मुस्तकबिल करीब में आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के हुजम में कोई ख़ास इजाफा नहीं करेगा, क्योंकि कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा कि हम अपने जहाज़ों को यहाँ से रिस्क कर सकते हैं। फिर जो एंग्लो ईस्टर्न है उसके CEO ने, जो दुनिया की बड़ी शिप मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि रास्ता खोलने के लिए जो 2 फरीक है ना, दोनों की मर्जी दरकार होती है, दोनों की रजामंदी से ही ये सब कुछ हो सकता है। सिर्फ एक बंदे के, एक फरीक के फैसला करने से आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है उसने
हैरान कुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर लबैक कहते हैं कि ठीक है, अब हमारा मसीहा आ गया, ना खुदा ये कश्तियों को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। उसने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल ना समझे, डोंट टेक इट एज अ ग्रीन सिग्नल कि अब अमेरिका की फौज के छत्तर छाया में आप यहाँ से आराम से गुजर जाएंगे। कोई वजाहत नहीं है कि ये ऑपरेशन किस तरह की हिफाजत की ज़मानत दे सकता है, क्योंकि 20,000 जो मल्लाह हैं, जो सेलर्स हैं, वो 2,000 बैरी जहाज़ों पर फंसे हुए हैं, और हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करके इनकी जान दांव पर नहीं लगा सकते। ये रिस्पांस मिलने के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब से चंद घंटे पहले ट्रुथ सोशल के ऊपर जाकर एक और पोस्ट लगाते हैं, जिसके बाद कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जिनका हम तस्करा इस वीडियो में नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त की बुनियाद पर द ट्रिमेंडस मिलिट्री सक्सेस दैट वी हैव हैड ड्यूरिंग द कैंपेन अगेंस्ट द कंट्री ऑफ ईरान, कि हमें जो बड़ी बेहतरीन अस्करी कामयाबियां हासिल हुई हैं ईरान के खिलाफ। Additionally, the fact that great progress has been made towards a complete and final agreement with representatives of Iran, और अब चूंकि ईरान के साथ एक मामला तय होने के हवाले से, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक डील के हवाले से, एक मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त हुई है, वी हैव म्यूचुअली एग्रीड, हमने ये तय किया है कि ब्लॉकेड जो है ईरान की वो तो जारी रहेगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, द मूवमेंट ऑफ शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी पॉज्ड for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed। ये होता है कि जब आप बग़ैर तैयारी के कोई काम शुरू कर दें और फिर उसमें आपको नाकामी का सामना हो। पीर और मंगल को जो डेवलपमेंट्स हुई उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका का ये इवेंचुअली मंसूबा कामयाब तो हो सकता है कि वो अपनी छत्तर छाया में, एस्कोर्ट में, नेवल शिप्स के साथ इन जहाज़ों को वहाँ से निकाल ले, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ना अमेरिका इसको सस्टेन कर सकता है, और ईरान की तरफ से इस तमाम मामले में मिज़ाइल्स फायर किया जाना, यूएई के ऊपर मिज़ाइल फायर किया जाना, इस बात को साबित करता है कि ईरान इस जंग में इतना नहीं टूटा कि वो इसके ऊपर रिएक्ट ना करे। तो ईरान का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर जूते छोड़कर भागने पे मजबूर कर दिया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका, जिसने ये कहा कि हम ताकत के बल पर ईरान से कब्ज़ा छुड़वा लेंगे, जहाज़ों को जो है वो नया रास्ता दिखा देंगे, हमारी छत्तर छाया में ये जहाज़ गुजरेंगे, ये बेसिकली अपने मिलिट्री मसल और अपनी नेवल पावर को एक्सरसाइज करने का तरीका था। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि अपनी धाक बिठा दे कि एक ऐसे वक्त में कि हो सकता है कि ईरान इस बात पर कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है, या कोई डील या कोई मामला जो है वो तय होते होते बिगड़ ना जाए, वो गुरेज का मुजाहरा करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ के बाद हुआ कि ईरान ने ना सिर्फ ये कि हमले किए, बल्कि सूरत हाल उस मकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर ये दोबारा से फुल फ्लेजेड जंग में कन्वर्ट हो सकता था, और डोनाल्ड ट्रंप को उल्टे पैरों ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको वापस करना पड़ा। फेस सेविंग के लिए उसने पाकिस्तान का, दीगर ममालिक का तस्करा किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान जो है वो सामने आया इसके ऊपर, क्योंकि हैरान कुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसके ऊपर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये जुर्रतमंदाना फ़ैसला है। सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के जुर्रतमंदाना इकदाम पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जुर्रत तो ये होती कि अमेरिका जो कह रहा था वो कर गुजरता, वो करके दिखाता, और ये बातचीत साथ में चलती रहती। मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद ये अदम एतमाद का इजहार था कि उनको यकीन नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाएगा, और उसी की बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक रहा हूं, तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने आगाज़ में कहा कि अमेरिका की फ़ौज, उसको बिलाशुबा दुनिया की बड़ी फ़ौज कहा जा सकता है। टेक्नोलॉजी के एतबार से, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, ख़ुद को दस्तयाब वसाइल के हवाले से, लेकिन उसको ताकतवर तरीन तो हम तब कहेंगे, या दुनिया तब कहेगी कि जिस वक्त वो मैदान जंग में अपनी ताकत जो है वो उसको एक्सरसाइज करेगी। और एक ऐसी मिलिट्री या एक ऐसी फ़ौज जो एक ऑपरेशन स्टार्ट करे और इस खौफ से
کہ کہیں ہمارے لوگ نہ مارے جائیں، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے، یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو بات کر لیتے ہیں سید عباس عراقچی جو بیجنگ کے دورے پر ہیں، ان کی وہاں پر وانگ وی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کی جو خبر سامنے آ رہی ہے دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ ایٹ اے ٹائم کہ جس وقت دورہ ہونا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وسط مئی میں، انہوں نے جانا ہے چائنا، اور چائنا کے دورے سے پہلے اس کی خبر سامنے آتی ہے، رائٹرز، شنوا، سی جی ٹی این دیگر جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ اس دورے کے دوران، اس ملاقات کے فوراً بعد عباس عراقچی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران صرف اور صرف ایک منصفانہ، جسٹ اینڈ کمپریہنسو، منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ جو رائٹرز ہے اس نے یہ کہا کہ وانگ وی سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا موقف تھا کہ مذاکرات میں ہم اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور اور پوری کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہ چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ وی، انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب سے کہا کہ چین 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ پر شدید تشویش کا شکار ہے اور اس صورتحال میں ایک جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا دورہ ہے جس میں سید عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا، اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس ملاقات کے دوران وانگ وی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ایک جامع جنگ بندی کی ضرورت ہے، جنگ کا دوبارہ شروع ہونا قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ مکالمے اور مذاکرات کے لیے عزم برقرار رکھا جائے۔ تو یہ جناب اس وقت نیا منظرنامہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اب امریکن میڈیا اور خاص طور پر ایکزیوز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تہلکہ خیز رپورٹ سامنے رکھی ہے کہ جس کے مطابق کچھ نکات انہوں نے کہا ہے کہ جو سامنے آ چکے ہیں، جو نیا پروپوزل اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک انیشیل رد عمل جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی سامنے آ چکا ہے، اس کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔